हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अक्सर आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो कि स्टॉक मार्केट को सबसे बड़ा खतरा मुझे कहां से आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ना केवल भारत बल्कि विश्व भर के स्टॉक मार्केट्स के लिए जो खतरे की घंटी बज रही है वो बज रही है बॉन्ड मार्केट में। जी हाँ, बॉन्ड मार्केट में। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरा विश्व कर्जे के दुष्चक्र में फंस गया है। कल मैंने आपको स्लाइटली हिंट दिया था कि किस तरीके से अमेरिका में जो पब्लिक डेट है वो 40 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है। दोस्तों, ना केवल अमेरिका बल्कि विश्व के जितने भी राष्ट्र, विकसित राष्ट्र हैं, सब के सब कर्जे के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं और सबका डेट टू जीडीपी रेशियो या तो 100 क्रॉस कर गया है या 100 के आसपास में फ्लोट कर रहे हैं। मैंने सोचा दोस्तों कि आज मैं इसी विषय पे वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से बढ़ता हुआ बॉन्ड यील्ड जो है वो आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट के लिए खतरा बन सकता है, उस पर चर्चा की जाए। इस चर्चा को आरंभ करने के पूर्व मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जो फाइनेंशियल टाइम्स में छपे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? वॉल स्ट्रीट जर्नल और फाइनेंशियल टाइम्स में ये आंकड़े 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अलग अलग राष्ट्रों के बताते हैं। आज की डेट में अमेरिका, जो कि विश्व की महाशक्ति है, वहां पे 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 4.7% के आसपास चल रहा है, उससे ऊपर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ 10 ईयर जर्मन बुंड जो है, 10 ईयर जर्मन बुंड 3.26% पे चल रहा है। ये 2011 के बाद में आज सबसे अपने उच्चतम दर पे नजर आ रहा है। इसी तरीके से 10 ईयर फ्रेंच बॉन्ड यील्ड 4.1% पे चल रहा है। ये भी 2011 के बाद से अपने सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है। वैसे ही 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जापान का 2.93% है, जो 1996 के बाद में आज सबसे ज्यादा अपने ऊंचाई के उच्चतम लेवल पे जो है वो हमें दिख रहा है। तो अमेरिका में 2007 के बाद में अभी सबसे ज्यादा बॉन्ड यील्ड दिख रहे हैं। वैसे ही जापान में 30 साल बाद, अमेरिका में 20 साल बाद और जर्मन बुंड और फ्रेंच जो यील्ड है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, 15 साल बाद सबसे ज्यादा ऊंचाई के शिखर पे हमको नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह अबनॉर्मल है? जी दोस्तों, मेरा थोड़ा सा विचार बाकियों से अलग हटके है। अलग हटके इसलिए है क्योंकि बाकी लोग इसको काफी अबनॉर्मल राइज देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो पिछले 20 साल बीते, सब प्राइम क्राइसिस या ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 के बाद से हुआ, 2008 से लेकर 2022 तक का आप समय पकड़ लीजिए, जब तक रशिया ने यूक्रेन पे हमला नहीं किया था, ये 14-15 साल जो थे ये अबनॉर्मल पीरियड था। अब आप पूछोगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अबनॉर्मल पीरियड था? दोस्तों, इस टाइम में आर्टिफिशियली इंटरेस्ट रेट को, बॉन्ड्स यील्ड्स को सप्रेस करके, दबा के रखा गया था क्वांटिटेटिव ईजिंग के द्वारा, जहां पे इन देशों के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो बॉन्ड खरीद रहे थे। अमेरिका का फेडरल रिजर्व तो हर महीने $80 बिलियन के बॉन्ड्स खरीद रहा था। यानी जो मॉर्गेज है, मॉर्गेज बॉन्ड्स जो हैं या 10 ईयर ट्रेजरीज बॉन्ड जो है वो 80 बिलियन डॉलर, साल में $1 ट्रिलियन के बॉन्ड खरीद रहा था। $1 ट्रिलियन से उसकी बैलेंस शीट बढ़ रही थी। और मुझे अच्छे से याद है, मैं जब फॉर्च्यून में था, मैंने आर्टिकल लिखा था कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व का बैलेंस शीट $8.7 ट्रिलियन हो गया है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट $9 ट्रिलियन पहुंच गया है। नोट छाप छाप के जो है बॉन्ड खरीद रहे हैं। ये बहुत दिनों तक चीज चलने नहीं वाली है। सिस्टम आज नहीं तो कल जाके कोलैप्स होगा और दिख ये रहा है कि धीरे धीरे हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो समय जो है वो अभी अबनॉर्मल नहीं है। समय जो था वो 2008 से लेके 2022-23 तक का समय अबनॉर्मल था, जब आर्टिफिशियली इंटरेस्ट रेट को दबा के रखा गया था। दोस्तों, उसी टाइम मैंने एक और स्टोरी किया था जिसमें मैंने बताया था कि $15 ट्रिलियन के बॉन्ड्स जो हैं वो नेगेटिव यील्ड दे रहे हैं। 2020-2021 के समय में नेगेटिव यील्ड का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर बैंक को पैसे देता है कि मैं आपके पास में पैसे रख रहा हूं। जी, आप सही सुन रहे हैं, आपके कानों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट ऐसा समय ज्यादा पहले नहीं था, आज से 4-5 साल पहले ही था, जब जापान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इन देशों के जो बॉन्ड यील्ड्स थे ये नेगेटिव यील्डिंग थे। यानी इन पे कुछ आपको यील्ड मिल नहीं रहा था।
ये नेगेटिव यील्डिंग था। अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या है दोस्तों, आप क्यों दोगे पैसा बैंक को रखने के लिए या सरकार को रखने के लिए? दोस्तों आपको मैंने पहले बताया कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस इनवर्सली रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। यानी जब कभी भी बॉन्ड यील्ड बढ़ता है बॉन्ड प्राइस घटता है, बॉन्ड प्राइस जब भी बढ़ता है बॉन्ड यील्ड घटता है। अब आपका स्वाभाविक सवाल होगा कि ऐसा क्यों, बेसिक क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आएगा दोबारा इसको चला के सुनिएगा या नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए अमेरिकन गवर्नमेंट 4.5% पे 2025 में पैसा रेस करती है बॉन्ड इशू करके, और यही 2026 में उसको 4.8% पे इंटरेस्ट रेट पे करके पैसा रेस करना पड़ता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षित करने वाली चीज क्या है, 4.5% कि 4.8%? जाहिर सी बात है, जहां ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जहां ज्यादा यील्ड मिलेगा, आप उस दिशा में जाओगे। तो जो इन्वेस्टर 4.5% का बॉन्ड होल्ड करते हैं वो उस बॉन्ड को बेचते हैं और 4.8% वाले बॉन्ड को खरीदते हैं। तो जिस चीज को खरीदा जाता है, जिसकी डिमांड बढ़ती है, आपको मालूम है उसका प्राइस भी बढ़ता है, और जिस चीज को बेचा जाता है आपको मालूम है कि उसका प्राइस घटता है। स्टॉक मार्केट से आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। इसीलिए हायर यील्ड के बॉन्ड्स जो हैं उनका प्राइसेस जो है वो नीचे जाता है, ठीक है। हायर यील्ड का जो हायर यील्ड जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्राइसेस उसका नीचे चला जाएगा, और जैसे जैसे आपका यील्ड घटता जाएगा बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। इतना इतना मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशनशिप है इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेटेस्ट आपको एग्जांपल में बताता हूं। लेटेस्ट अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ये कहा कि हम फेडरल रिजर्व बोल रहा हूं, ट्रेजरी ने अनाउंस किया कि हम हर महीने $4 बिलियन का लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है वो खरीदेंगे। $4 बिलियन का लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदेंगे, तो मार्केट से बॉन्ड को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया बॉन्ड यील्ड खप से नीचे गिरा, क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस बढ़ गए। जैसे ही ट्रेजरी ने बॉन्ड खरीदना चालू किया तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ गए, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ गए तो बॉन्ड यील्ड घट गया। तो ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा, इनवर्सली रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जब जब बॉन्ड यील्ड घटता है बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड प्राइसेस बढ़ गए जैसे ही ट्रेजरी ने अनाउंस किया कि 4 ईयर का हम 30 ईयर लॉन्ग टर्म का लॉन्ग डेटेड बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो वो नीचे आ गया, कुछ दिनों के लिए नीचे आया, बट उसके बाद में फिर से अब ये बढ़ना चालू हो गया है, और 30 ईयर ट्रेजरी जो है बॉन्ड जो है वो फिर से 5.3% के आसपास में आ गया। दोस्तों अब ये तो मोटा मोटी आपको मैंने एक डाटा दिया कि विश्व भर में क्या चल रहा है, बॉन्ड यील्ड कहां जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताया कि ये स्वाभाविक है, ये एबनॉर्मल नहीं है, परंतु जो स्वाभाविक चीज हो रही है ये क्यों हो रही है ये समझना जरूरी है। दोस्तों अभी बहुत जबरदस्त रूप से कंपटीशन बढ़ने वाला है कैपिटल के लिए। पूंजी जो है ये बड़ी स्कार्स कैपिटल, बड़ा ही स्कार्स होने वाला है, बड़ा ही कीमती होने वाला है, कैपिटल का अभाव होने वाला है। और जब कभी भी कोई चीज की कमी होती है, अभाव होता है, तो उसका दाम बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है। तो पूंजी जो है, अब आप पूछोगे कि क्यों पूंजी का अभाव होने वाला है? क्योंकि एक तरफ जहां गवर्नमेंट, अलग अलग देशों की सरकारें जो है वो कर्जा उठा रही हैं भारी मात्रा में, अपने देश में डिफेंस बजट बढ़ा रही हैं, अपने देश में सोशल सर्विसेज बढ़ा रही हैं, सब्सिडीज बढ़ा रही हैं, उसके लिए उनको पैसे चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर, खास तौर पे अमेरिका में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, ताइवान में, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर का जो एक आप कह लीजिए कि जोर पकड़ा है, उस जोर के कारण जो है काफी सारी कंपनीज जो है वो पैसा लेके डाटा सेंटर लगा रही है, मेमोरी चिप्स की फैक्ट्रीज लगा रही है। इस कारण से एकदम से पूंजी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारत में उल्टा हो रहा है, भारत में पूंजी की कोई डिमांड नहीं है, भारत में सिर्फ पर्सनल लोन जो है वो लोग ले रहे हैं, ठीक है, होम लोन ले रहे हैं, परंतु बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है वो केपेक्स करते हुए, नई फैक्ट्रीज लगाते हुए नजर नहीं आ रहे। परंतु भारत के बाहर जो दूसरे विकसित राष्ट्र हैं वहां पे अलग ही सिनेरियो हो गया। वहां पर अमेरिका में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि 2028 तक
5 बड़े हाइपर स्केलर्स यानी कंपनीज कौन कौन सी? फेसबुक यानी मेटा, गूगल, अपना लैरी एलिसन की ओरेकल, अमेजॉन जेफ बेजोस की, और माइक्रोसॉफ्ट। ये पांचों कंपनी मिला के 2026, 2027 और 2028 में मिलके सिर्फ डाटा सेंटर्स खोलने में $3 ट्रिलियन का निवेश करने वाले हैं। ऑलरेडी इस साल कहा जा रहा है कि 850 से $900 बिलियन 2026 में ही होगा। यह अभूतपूर्व है। भारत का जितना जीडीपी है, लगभग सिर्फ 5 कंपनीज ही उतना पैसा अपने देश में लगाने वाली है डाटा सेंटर खोलने में। अब इसमें चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, ये सब कुछ गिन भी नहीं रहा हूं, और ये तो सिर्फ डाटा सेंटर से रिलेटेड है, और बाकी जो उद्योग धंधे उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। तो सडनली पूंजी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, कैपिटल की डिमांड बढ़ गई है। और जब कभी भी पूंजी की डिमांड बढ़ती है तो पूंजी का परिचय क्या है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ कैपिटल? ये बेसिक क्वेश्चन है। मैं जहां भी एमबीए में जाता हूं पढ़ाने के लिए, सबसे पहले ही सवाल पूछता हूं कि कैपिटल का प्राइस क्या है, कैसे पता चलेगा आपको पूंजी का दाम? तो पूंजी का दाम पता चलता है इंटरेस्ट रेट से। जो पूंजी है उसकी महत्ता, उसकी वैल्यू जो है वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। जैसे जैसे पूंजी की महत्ता बढ़ती जाएगी, आप देखोगे कि कंपनीज में, राष्ट्रों में पूंजी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की होड़ लगेगी, और उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज आपको अभी क्लियर हो गई होगी। तो अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि केपेक्स नहीं हो रहा था, परंतु 2024 के बाद से सडनली हम देख रहे हैं कि डाटा सेंटर्स की भरमार लगने लगी है। वर्ल्ड ओवर जो है सेमीकंडक्टर और चिप्स कंपनीज के जो है शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और पूंजी के लिए जो है कंपटीशन सा जो है, होड़ सी जो है वो लग गई है। भारत में आपको भली ये चीज देखने को नहीं मिली। भारत के अंदर में दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 6.83% पे है आज की डेट में। अब जापान में 2.93% है, भारत में 6.8% है। तो जो वो जापान जहां से येन कैरी ट्रेड होता था, यानी जहां पे जापानीज करेंसी में आप डेट उठाते थे, लोन उठाते थे, और भारत जैसे देश के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे जहां 15%, 20% आपको रिटर्न मिलता था, तो वो हेजिंग कॉस्ट निकाल के भी, करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट निकाल के भी, बैंकिंग कॉस्ट निकाल के भी जो है 4-5% इन्वेस्टर आराम से बना लेते थे। पर ये तब था जब जापान में 0.25, 0.5% के आसपास में इंटरेस्ट रेट था। आज जापान का ही 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 3% पहुंच गया है। जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 250% के आसपास में, और तो ऐसा माना जा रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है यील्ड जो है। तो येन कैरी ट्रेड जो है ये लगभग रुक सा गया है। इसका मतलब है कि फॉरेन का पैसा भारत में आना लगभग रुक सा गया है, और ये हम देख भी रहे हैं कि रुक सा क्या गया है, उल्टा भारत में जो विदेशी निवेशक हैं वो बेच बेच के बाहर जा रहे हैं, बाहर पैसे लगा रहे हैं। कहां पैसे लगा रहे हैं? अमेरिकन मार्केट में लगा रहे हैं, साउथ कोरियन मार्केट में लगा रहे हैं, ताइवान मार्केट में लगा रहे हैं, जापान मार्केट में लगा रहे हैं, जहां पे सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टोरी है। तो दोस्तों, पूंजी का बढ़ना जो है, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना जो है, ये दिखाता है कि पूंजी के लिए जबरदस्त रूप से कंपटीशन जो है वो जंग छिड़ गई है। पिछले साल जंग छिड़ी थी मेटल्स के लिए। अलग अलग राष्ट्र जो है वो कॉपर, सिल्वर, लिथियम, बैटरी मेटल्स, कोबाल्ट, इन सब के ऊपर में कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। परंतु इस साल जो स्टोरी एक अलग बढ़ के हुई है, जो आपको जो है अभी तक किसी ने, मुझे लगता नहीं है, बताया होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टोरी है पूंजी के लिए युद्ध, कैपिटल के लिए युद्ध। युद्ध यानी वो तलवारबाजी वाला युद्ध नहीं, मतलब इंटेंस कंपटीशन, जबरदस्त कंपटीशन। तो जिस तरीके से 2025 में मेटल्स के पीछे पूरी दुनिया पगलाई थी, 2026 में ऐसा दिख रहा है कि पूरी दुनिया कैपिटल के लिए पगला रही है, और कैपिटल रेस करने के लिए सब लगे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट आज की डेट में अगर $100 कमाती है तो $20 इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा करती है, यानी 20% ऑफ इट्स रेवेन्यू। भारत में स्थिति और खराब है। भारत में यदि ₹100 हमारी सरकार कमाती है तो लगभग 22 से 25% के बीच में
इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा कर देती है, जो हम खा पी के पचा गए हैं उसमें। जबकि भारत जो है इसका डेट टू जीडीपी रेशियो मात्र 83% है, जबकि अमेरिका का 100 क्रॉस कर गया। तो फिर आप कहोगे कि क्यों फिर हमको ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का 25% के आसपास है, जबकि अमेरिका का 20% ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार हायर इंटरेस्ट रेट पे करती है, 6.8% जैसे मैंने बताया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड चल रहा है, अमेरिका में ये 4.7% चल रहा है। तो चूंकि विकसित राष्ट्र अभी तक कम रेट पे कर्जा उठा रहे थे, इसीलिए इनके सरकारों की बैलेंस शीट पे ज्यादा बुरा असर नहीं था। परंतु जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है दोस्तों, इससे मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले दिन जो है विकसित राष्ट्रों के लिए बड़े ही खराब रहने वाले हैं, क्योंकि ये राष्ट्र कर्जे के दुष्चक्र में फंस चुके हैं। जो आज की डेट में इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, जाहिर सी बात अपनी रेवेन्यू से ही, अपनी आमदनी से ही इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, या फिर पुराने इंटरेस्ट को पे करने के लिए नया लोन उठाएंगे। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ लोन होगा। तो दोनों ही स्थितियां जो है बड़ी खराब है। अब जब सरकारें ज्यादा से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट रेट में खर्चा करती हैं, तो ये डेवलपमेंट के काम नहीं कर सकती। परंतु विकसित राष्ट्रों में अच्छी बात यह है कि डेवलपमेंट के काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी चिप्स, ये सब प्राइवेट कंपनीज लगा रही है। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, जो मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी, इन सब पे खर्चा करता है, वहां पे कहीं हमको नजर आएगा कि वेलफेयर एक्टिविटीज जो है वो कहीं ना कहीं घटेंगी। वेलफेयर एक्टिविटीज घटेंगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों, लोगों में आक्रोश होगा। आक्रोश एस्टैब्लिश्ड पार्टीज के खिलाफ होगा। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जब कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आक्रोश उठता है, बढ़ता है, तो समाजवाद का उदय होता है। तो जो कल जहां मैंने छोड़ा था कि समाजवाद का उदय होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक कारण है कि आने वाले दिनों में जितनी भी सरकारें हैं, इनका डेट लेवल इतना बढ़ जाएगा कि ये वेलफेयर के काम कर नहीं पाएंगी, सोशल वेलफेयर पे ध्यान दे नहीं पाएंगी। ध्यान नहीं दे पाएंगी तो जाहिर सी बात है जो निचले तबके का वर्ग है वो इनसे चिढ़ेगा, और चिढ़ेगा तो वो अपने इंटरेस्ट में ऐसी सरकार लाएगा जो इनकी तरफ ध्यान दे पाए। तो क्या आने वाले दिनों में कोई विकसित राष्ट्र अपने बॉन्ड पे डिफॉल्ट भी कर सकता है? बहुत हद तक मुझे जापान के चांसेस दिख रहे हैं, 240% है। परंतु जापान का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जापान का 90% डेट जो है वो डोमेस्टिक करेंसी में है। जैसे भारत के साथ भी ये बेनिफिट है कि हमारा अधिकतर जो डेट है 88% या 90% कुछ है, वो पूरा का पूरा रूपी डिनोमिनेटेड है। तो जब आपका डेट रूपी डिनोमिनेटेड है या येन डिनोमिनेटेड है, तो जापान या भारत जो है वो नोट छाप के जो है उस डेट की भरपाई कर सकता है, उसका पेमेंट कर सकता है। परंतु यदि आप नोट छापोगे तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर से निचला तबका जो है उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, सबसे बुरा असर उसी पे पड़ेगा। दोस्तों, यदि महंगाई बढ़ी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो ऐसी स्थिति में मैंने कहां निवेश करना चाहिए, इस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूं, 6 सितंबर को आने वाला है। ये पेड वीडियो है और इस पेड वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैं कहां निवेश कर रहा हूं और इसके पीछे का इन्वेस्टमेंट थीसिस या लॉजिक क्या है। यदि आप भी इस पेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसकी फीस 1500 रुपए है। यदि फीस पे कर सकते हैं तभी आप मुझे संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था कि मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी मैं वीडियोस में बोलता हूं उसको रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि आप में से कोई ये नोट्स पढ़ने के लिए इच्छुक है तो अगेन मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भेजें। उसकी फीस 300 रुपए है। टॉप 20 वीडियोस के मैंने नोट्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों को भेजूंगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले दिन जो हैं, ये स्टॉक मार्केट को मैंने जो बोला कि नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे, इंपैक्ट करेंगे यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऐसा मैंने क्यों कहा, इसके पीछे का क्या रीजन है? दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री का जो है वो चलता है दो चीजों पे। एक है लिक्विडिटी, कितना पैसा अवेलेबल है। दूसरा
प्रॉफिट कंपनीज कैसा बना रही है, ठीक है। अब जहां तक रही बात लिक्विडिटी, मैंने आपको पहले ही बताया कि पूंजी के लिए, कैपिटल के लिए जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। तो लिक्विडिटी वैसी रहेगी नहीं जो पहले आपको 2025 या 2022 के पहले नजर आई थी। लिक्विडिटी की बड़ी समस्या आ सकती है। तो ये एक बड़ा रीजन है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हम देखेंगे कि जो सट्टा बाजारी करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं दूर हटेंगे। वो लोन लेके स्टॉक मार्केट में सट्टा बाजारी नहीं करेंगे, ठीक है। बैंक्स जो हैं वो भी लिक्विडिटी देने में, आलतू फालतू टाइप के लोन देने में दो बार को हिचकिचाएंगे, जो अभी तक हिचकिचा नहीं लेते। दूसरा, प्रॉफिट की जहां तक बात आती है, प्रॉफिट कैसे आप निकालते हो, मतलब प्रॉफिट ऑफकोर्स आज का तो आपको पता है कि जो अर्न कर रहे हो आप वो प्रॉफिट है, ठीक है। परंतु आज से 5 साल बाद कंपनी का क्या प्रॉफिट रहेगा, 10 साल बाद क्या रहेगा, ये फ्यूचर कैश फ्लो को प्रिडिक्ट किया जाता है और उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकाला जाता है। जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो आप निकालते हो तो जिस चीज से आप डिस्काउंट करते हो वो होता है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। जैसे जैसे 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, डिस्काउंटिंग बढ़ता जाएगा और फ्यूचर का प्रॉफिट आज की डेट में कम होता जाएगा। फ्यूचर का प्रॉफिट यदि आज की डेट में कम होगा तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस भी उसका कम होगा। तो जो दोनों ही कारक स्टॉक मार्केट के लिए प्लस पॉइंट है, लिक्विडिटी और कंपनीज के फ्यूचर प्रॉफिट, ये दोनों ही बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट में स्टॉक मार्केट के लिए अशुभ संकेत लेके आ रहे हैं, शुभ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यदि बॉन्ड यील्ड में कंपन है, यदि बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, तो ना केवल बॉन्ड प्राइसेस घट के बॉन्ड मार्केट में अफरा तफरी है, बल्कि इसका असर जो है वो स्टॉक मार्केट पे भी आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरी बातों को फेस वैल्यू पे लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना रिसर्च भी कर सकते हैं कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने के पहले। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को साझा कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।